जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई वाला जो एग्जाम चल रहा है, लगातार एनालिसिस आपको डेली की डेली दे रहा हूं और वहां से प्रश्न आ भी रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों द्वारा खूब प्यार और सम्मान मिल रहा है। दोस्तों, हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच भी रही है और लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे हैं, सर आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से प्रश्न आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, एनालिसिस तो हर कोई लाता है, लेकिन हमारे जैसे एनालिसिस और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको शायद मुश्किल ही हो। एकदम स्पेशल, अंत तक बने रहिए। लगभग 250 प्रश्न आल शिफ्ट में, चारों शिफ्ट में जो भी प्रश्न हुए हैं, टोटल एनालिसिस और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करूंगा। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए पूरा मैंने स्पेशल तरीके से, जैसा कि मैं हमेशा बनाता हूं वैसे बना करके आपको दूंगा। और सबसे पहले प्रश्न तो जो आए थे सो आए थे, वो तो बताऊंगा, उससे संबंधित फैक्ट भी बताऊंगा, स्टैटिक जीके भी बताऊंगा और बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों की डिमांड थी। बहुत सारे साथी डिमांड कर रहे थे कि सर बाइलिंगुअल लाइए, बाइलिंगुअल लाइए, क्योंकि कुछ ऐसे विद्यार्थी जो सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम से संबंधित, उन्हें हिंदी समझने में दिक्कत होती है, उनके लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है। तो प्लीज अधिक से अधिक लोगों तक, अलग अलग ग्रुप में अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए, 2-4 जगह। दोस्तों, आप भी हमें सपोर्ट करिए, हम आपके लिए इतना क्वालिटी कंटेंट बना करके लेकर आ रहे हैं, तो आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है। दोस्तों, आप लोग जो है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारी वीडियो को 10-10 हजार लोग देखते हैं, 8-8 हजार, 9-9 हजार व्यू गए हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन नाम मात्र का है। दोस्तों, क्यों ऐसा? दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए और यकीन मैं दिलाता हूं कि हर परीक्षा में आपके साथ मैं इसी तरह जुड़ा रहूंगा और हमेशा आपके भर्ती होने तक की पूरी प्रक्रिया तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप ये जान लीजिए कि आज की क्लास में क्या है खास, क्या वीडियो। आपका समय तो बर्बाद नहीं हो जाएगा वीडियो देखकर, थंबनेल पर देख करके। ऐसा नहीं है, थंबनेल पे क्लिकिंग नहीं मैं करता हूं, मैं जो भी देता हूं एक्चुअल कंटेंट। 14 फरवरी को सभी शिफ्ट में आए हुए अभी तक प्राप्त मेमोरी बेस्ड प्रश्नों का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सबसे अलग तरीके से विश्लेषण। फिर 23 फरवरी के जो प्रश्न छूट गए थे वीडियो अपलोड होने से के बाद जो है, या वीडियो अपलोड होने के बाद जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं, उन प्रश्नों की भी एनालिसिस यहां की जाएगी। फिर 23 फरवरी की जो एनालिसिस हुई थी पूरी, उसकी क्विक रिवीजन, 1 मिनट में सारे प्रश्नों को रिवीजन कराऊंगा, ताकि आपकी परीक्षा में वो भूले ना। आप एकदम जानिए कि 25 में 20 प्लस आप रहे, जीएस में, हिंदी में जो है 20 प्लस रहे, बाकी मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस तो आप करते ही रहिए। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि सिलेक्शन आपका जरूर होगा। टीसीएस का क्या है नया पैटर्न, कैसे रिवाइज करें? बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं सर कि कैसे रिवाइज करें, क्या है नया पैटर्न टीसीएस का, ये भी ध्यान दीजिए। उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ के किन किन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, टोटल डिस्कशन। सबसे पहले चलिए आज के 24 फरवरी 2023 के एनालिसिस की तरफ। रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? रिजर्व बैंक वाज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमीशन? इंग्लिश वर्जन भी है दोस्तों। सारे प्रश्न इसी तरह से, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। 1934 में जो है अधिनियम आता है। मुख्यालय मुंबई में। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक को। मॉनिटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर के हर 2 महीने बाद ये जारी करती है रिजर्व बैंक। बैंक का कार्य संचालन, सांविधिक अधिकार जो रिजर्व बैंक का कब शुरू हुआ? 1934 में तो एक्ट आ गया, लेकिन 1 अप्रैल 1935 से कार्यक्रम शुरू हुआ। जैसा कि वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक चलता है, वो आप जानते हैं, तो उस दिन से यह शुरू हुआ। अब इसका जो प्रश्न जहां से बार बार बनता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑसबोर्न स्मिथ अंग्रेज थे। 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक कार्यकाल रहा। निचोड़ करके जब सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले जब पूछ रहे हैं, तो हम भी निचोड़ करके आपको एनालिसिस देंगे, ताकि कहीं से छूटे ना। तो हम भी उनसे 10 कदम आगे ही चलेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। दोस्तों, थर्ड जो है गवर्नर जनरल बनते हैं, यानी कि, लेकिन इंडियन फर्स्ट होते हैं। बीच में एक लोग और आए रहते हैं, उनसे बहुत आपका प्रश्न नहीं बनना है। फर्स्ट इंडियन कौन से थे? और वैसे तो तीसरे नंबर पे थे जो है पद क्रम में। तो तीसरे भारतीय सीडी देशमुख साहब बनते हैं। 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक रहते हैं। फिर 25वें वर्तमान कौन से हैं? शक्तिकांत दास, इनको भी याद रखिए। 12 दिसंबर 2018 से पीठासीन अभी तक जो है पदासीन बने हुए हैं। आरबीआई का एक और प्रश्न पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो क्या है, लोगो में क्या है? तो पाम ऑयल देख लीजिए और बंगाल टाइगर जो है दहाड़ता हुआ भारत का। जय हिंद लिखिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में, एनालिसिस पसंद आ रही हो तो।
बंगाल टाइगर और पाम ऑयल दोनों लोगों में आरबीआई के है, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक। पूरा टॉपिक मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं, आप स्क्रीनशॉट मारिए और अपने पास रखिए। हमेशा आज के बाद आपको आरबीआई नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल यही बार बार इमेज देख लीजिए, आरबीआई का पूरा प्रश्न निपटारा हो चुका है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? जनसंख्या पर हमारी वीडियो बनी है, रोज रोज कहता हूं, और उस 20 मिनट की वीडियो से रोज प्रश्न आता है, आज फिर आया है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ 2012 सेंसस? तो 2012 के सेंसस पे क्या डेंसिटी थी? जनसंख्या घनत्व जो था 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर फीट था। 2011 सॉरी, वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे थे। 10 की वृद्धि पूछता है तो 17.72। अब आप कहेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है और 10 की वृद्धि अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा मैं बता दूं, प्रति 1 किलोमीटर मान लीजिए, इधर से भी 1 किलोमीटर मान लीजिए और इधर से भी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं, इसी को जो है घनत्व बोला जाता है। तो प्रति पर स्क्वायर किलोमीटर जो है, पर वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति भारत में 2011 के सेंसस में निवास कर रहे थे। अभी तो बहुत ज्यादा हो गए होंगे, कोरोना काल से तो पूछिए ही ना। और 10 की वृद्धि माने 10 की एक दशक बोला जाता है दोस्तों। जैसे 2000 मान लीजिए, 2000 से लेकर के, तो 2000 से लेकर के 2010 तक एक दशक होता है, माने 10 साल। जो 2011 से लेकर के 2020 तक एक दशक हो जाएगा। तो 10 की वृद्धि 17.72 थी। अब थोड़ा सा इससे जनगणना से संबंधित कुछ स्पेशल डेटा मैं आपको दे दूं। ये देखिए मेरी क्लास का स्क्रीनशॉट है, यह मैंने आज कंटेंट तैयार नहीं किया, स्क्रीनशॉट जस्ट का तस लगा दिया हूं और रोज स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जब मेरी क्लासेस से प्रश्न आते हैं। तो जनसंख्या घनत्व यहां पर देखिए दिया हुआ है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कुल व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। अब समझ लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, इनसे भी प्रश्न पूछता है। एसएससी जीडी का एनालिसिस अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, मैं इसमें भी दे दूंगा जो है नीचे लिंक आपको अगल बगल कहीं पर, वैसे प्लेलिस्ट में खोजेंगे मिल जाएगा। वहां से मैक्सिमम प्रश्न रिपीट कर रहा है दोस्तों। एसएससी जीडी के ही मतलब 2023 में जो प्रश्न बने हैं वहीं से लोग इधर उधर कर रहे हैं अदला बदली, आप वो भी देख लीजिए जो है एनालिसिस। एक 40 शिफ्ट का वीडियो बनाया है मैंने, एक 56 शिफ्ट का, 2 मास्टर वीडियो बनाया है। वह दोनों वीडियो मैं आपको दे दूंगा इसमें जो है आई बटन पे, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। वही दोनों वीडियो मेरे चैनल से आप सर्च करके देख लीजिए, आपका पूरा जीएस कवर हो जाएगा। फरवरी और जनवरी में जितना भी एसएससी जीडी ने पूछा वह यहां पर भी रिपीट हो रहा है। तो जनसंख्या घनत्व राज्यों में है, तो राज्यों में सर्वाधिक बिहार की दशा देख लीजिए, 1106 2011 का सेंसस। अगर सेकंड नंबर पे पूछे तो पश्चिम बंगाल। बिहार शिक्षा में भी सबसे पीछे है, जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा शिक्षा में पीछे। मिजोरम में सबसे कम सेकंड नंबर पे, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम एकदम फर्स्ट नंबर पे। 17 व्यक्ति रहते हैं भैया यहाँ 1000 किलोमीटर पे, सब 1 किलोमीटर वर्ग पे 17 सबसे कम। इसके बाद अगर यूटी की बात करें, संघ शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो 11,320 लोग भरे पड़े हैं दिल्ली में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है। और अगर सबसे कम की बात करें, ग्रीन कलर वाला जो हमारा ग्राफ है, तो 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में जो है अंडमान निकोबार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व 382। जो देखिए ये जो मैंने पॉइंट डाला था नोट, मुझे पता था प्रश्न आएगा दोस्तों, आभास था। कई बार इन भर्ती परीक्षाओं को मैंने क्रैक किया दोस्तों, पुलिस भर्ती परीक्षा हो, एसएससी जीडी हो, टेट सीटेट, टेट को तो मैंने लगभग जो है 5 से 7 बार मैं अपना इंट्रो लास्ट में देता भी हूं, मैंने क्रैक किया है। पुलिस की नौकरी 5 साल तक किया, उसके बाद टीचर भर्ती में मैं भी चयनित होकर काम भी कर रहा हूं, और प्लस आप लोगों के लिए भी कुछ समय निकाल कर, चूंकि मेरा शौक है थोड़ा सा पढ़ाने का ऑनलाइन, तो उसमें भी मैं प्रयास कर रहा हूं। तो ये देखिए मेरे इन नोट से प्रश्न बार बार बन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ बिंदु जो जनसंख्या से आता है बार बार, वो भी प्रश्न पूछा था। लॉर्ड मेयो भी आज के सेशन में आपने देखा होगा, लॉर्ड मेयो भी खूब चर्चा में चल रहे हैं, इनका भी प्रश्न पूछा था कि इनकी हत्या किसने की थी, अभी बताऊंगा आगे। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है, लेकिन नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन करते हैं। मेयो जनगणना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिपन उसको नियमित कर देते हैं। इसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 को, आजादी के जस्ट 1 साल बाद शुरू हो जाती है।
संविधान लागू होने के। 2011 की जनगणना में देश के 15वीं और आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी, नोट कर लीजिए। यह सब प्रश्न अब हर शिफ्ट में आएंगे घुमा फिरा कर। जनगणना 2011 के आयुक्त श्री चंद्रमौली थे और वर्तमान में 2011 के आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी थे। यह मेरी जनगणना वाली क्लास का स्क्रीनशॉट है दोस्तों, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप वहां पे बहुत से लोग नहीं पहुंच पाते, देख पाते, तो मैं सोचा यहां डाल दूं। आवर सेंसेस आवर फ्यूचर यह थीम था, बार बार पूछा था एसएससी जीडी में, इसमें भी पूछेगा, विश्वास है मुझे। इसके बाद एक नई रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। अपडेटेड आंकड़ा एकदम 2023 का डेटा जो है, 2022 की जो रिपोर्ट आई है 2023 में क्या स्थिति है वह है कि भारत जो है इस समय चीन से आगे चल रहा है। अब जनगणना तो हो नहीं पाई कोरोना की वजह से, अगर जनगणना होती है तो मुझे भी लग रहा है कि भारत की जनसंख्या, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की गलत तो होनी नहीं चाहिए, सही एकदम होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 तो परीक्षा वाले का फेवरेट है। संविधान की किताब खोलता है, अनुच्छेद 19 से प्रश्न छाप के बैठ जाता है, लेकिन मैं भी रोज रोज चिल्लाता हूं कि अनुच्छेद 19 ABCDE और G याद कर लीजिए, रोज याद करवाता हूं, आज फिर याद करवाऊंगा। आज पूछा था अनुच्छेद 19A संबंधित है। आर्टिकल 19A डील्स विथ, किससे संबंधित है दोस्तों? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, इसी को बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। टीवी, मीडिया, रेडियो, जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, न्यूज दे रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, तमाम आप जो देख रहे हैं, झूमे जो पठान जैसी फिल्म, सारे लोग जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो पठान मूवी हो, चाहे कोई भी तरह की विवादित अविवादित, चाहे वो पद्मावत हो, मतलब हमारे यहाँ बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ कुछ भी पब्लिश करने की स्वतंत्रता है। तो ऐसी है, अनुच्छेद 19A में कहा गया है। बी में बिना हथियार सभा करने की आजादी, सी में संघ बनाने की आजादी, डी में कहीं पर घूमने की आजादी जो पूछ चुका है, ई में पूरे देश में बसने की आजादी और जी में कोई भी व्यापार करने की आजादी। अब मैं आपको एक बार याद दिलवा दे, ट्रिक है, आप देख लीजिएगा, वो संघ आया गया और बस गया व्यापार, ट्रिक वगैरह दोस्तों मैं बहुत इसमें विश्वास नहीं रखता हूं। मैं कहता हूं कि आप पढ़िए, खुद याद हो जाएगा। आर्टिकल 19A डील्स विथ, अब देखिए पहले दिन पूछता है 22 फरवरी को डी आर्टिकल, और उसके बाद कल पूछता है 23 फरवरी को बी, आज पूछ लिया ए। अब आप समझ लीजिए कि सी, ई और जी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह आप विचार करके इनको रट लीजिए, तीनों में से कोई एक मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? हाउ मेनी सीट्स डिड द कांग्रेस गेट इन द इलेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी भैया इंग्लिश में आज कंटेंट है, अब आप लोग कमेंट ना करिएगा सर इंग्लिश नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस को 40 सीटें हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं दोस्तों, बीजेपी को महज 25 सीटें मिलती हैं, अन्य को 3, टोटल 68 सीटों पर चुनाव होता है। पूरा चुनाव का भंडारा भी यहीं पर कर दूंगा जो आपको, आप टेंशन मत लीजिए। 12 नवंबर को मतदान होता है तथा 74% वोटिंग होती है, यह भी पूछ सकता है। अब समझिए, ये तो रहा हिमाचल प्रदेश, लेकिन जो है 5 राज्यों में चुनाव हुआ था जहां से प्रश्न बनने की संभावना लग रही है। पहला उत्तर प्रदेश में हुआ था, जानते हैं आप, पंजाब में हुआ था, उत्तराखंड में, गोवा में और मणिपुर में। सीट देखेंगे तो 403 सीट उत्तर प्रदेश की, 117 सीट पंजाब की, 70 सीट उत्तराखंड की, 40 सीट गोवा की और 60 सीट मणिपुर की। खोज कर दोस्तों न्यूज की वेबसाइट से यहाँ वहां से आप लोगों के लिए इमेजेस लाता हूं। पसंद आ रहा हो वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल के वीडियोस देखने वाले 95% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल 5% सब्सक्रिप्शन रेशियो रहता है दोस्तों, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं, और आप देख रहे होंगे कि डेली एनालिसिस जबरदस्त मैं लेकर के आ रहा हूं। डेली की डेली एनालिसिस में मैं सुधार कर रहा हूं और करता भी रहूंगा स्पेशल। और इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस भी मैं सब्जेक्ट वाइज चलाने के लिए, मैं और मेरे सरकारी भर्ती में चयनित साथी जो पढ़ाने की इच्छुक हैं, अपने ड्यूटी से कुछ समय निकालकर हम लोग एक टीम बनाकर आप लोगों के लिए एक अभी प्लेटफॉर्म भी अच्छा सा प्रोवाइड करने वाले हैं, जहां हम आकर के कैमरे के सामने भी पढ़ाएंगे। फिलहाल जो संसाधन है उन कम संसाधनों में हम आपको अधिकाधिक मटेरियल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की क्या स्थिति रही? अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का चुनाव, यहाँ पर जो दिया हुआ है, बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं, सपा को कितनी सीटें मिलती हैं, टोटल जो है डेटा यहाँ पर पंजाब, उत्तराखंड,
टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको रोक करके वीडियो देख लीजिए दोस्तों। मैं यहाँ पर सीट वाइज बता दिया कहाँ कहाँ चुनाव हुआ, उनसे संबंधित टोटल डेटा मैंने आपको दे दिया, तो इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद चलिए चलते हैं अगला। अब देखिए पंजाब के चुनाव की भी बात वही हाल है कि पंजाब चुनाव होता है 117 सीटों पर, किसको किसको कितनी सीटें मिलती हैं वह आप देख लीजिए। मैं सब पढ़ूंगा, काफी देर हो जाएगा वीडियो में। उत्तराखंड की भी देखिए वही हाल है कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं, टोटल डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद गोवा का मैंने दे रखा है, आप पॉज करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि पढ़ करके मैं सबका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, आपके एग्जाम का समय बहुत कीमती है। इसके बाद मणिपुर का भी वही हाल है, सीटों का पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ। लॉर्ड मेयो की हत्या कहां हुई थी? वेयर वाज लॉर्ड मेयो मर्डर्ड? लॉर्ड तो कहने का मन नहीं कर रहा है, मेयो कहिए, इनका अलग ही है। पोर्ट ब्लेयर में इनका खात्मा हो गया था दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर में हमारा एक जो है बहादुर शेर ने जो है, नाम उनका शेर अली है। मेयो की अंडमान यात्रा 8 फरवरी 1872 को शुरू होती है। कब शुरू होती है? 8 फरवरी 1872 को। अब एक प्रश्न सुनिए, जो जनगणना में मैं यहाँ पर डाल दिया ताकि मैं भूल न जाऊं बोलना। जनगणना जो 10 की जनगणना शुरू होती है और जो स्टार्ट करते हैं, रिपन के समय में 10 की जनगणना शुरू होती है और इनके समय में जनगणना प्रारंभ होती है। दोनों प्रश्न आप जो है ध्यान रखिएगा इसको। इनके समय में जनगणना प्रारंभ होती है और 10 की किसके समय में दोस्तों? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में, याद रखिएगा। हत्या करने वाले शेर अली, नाम ही है शेर अली, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश के तीरा घाटी के रहने वाले थे। इमेज लगाने का मेरा मेन मोटो रहता है कि आपके अंदर एक जो है दोस्तों फीलिंग आए सब्जेक्ट के प्रति, आप उसके प्रति उत्सुक हों। शेर अली की ये फोटो है, हत्या करते समय देखिए बनाई गई फोटो। ये लॉर्ड मेयो हैं, इनका तो फिर मामला तमाम हो गया, चाकू से जो है नेस्तानाबूद कर दिए गए, कार्यक्रम फिट हो गया इनका। चलिए, मानव का रक्तचाप कितना होता है? व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन? एक स्वस्थ वयस्क सिस्मोलिक रक्तचाप, माने जो सिस्मोलिक जो सिस्मोमीटर होता है, सिस्मैग्नोमीटर जो है, उसमें 90 से 120 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड किया जाता है मानव का। ये होता है, जानिए 90 से 120, कहीं पर 80 120, जो ऑप्शन में दिया था वो सही होगा दोस्तों। फिलहाल 90 120 जो है डेटा हर जगह मिला, तो मैंने ये दिया हुआ है। इसके बाद आइए कि रक्तचाप नापने की 3 तरह की मशीनें आई हैं। उन तीनों मशीनों के बारे में मैं आपको बता दूं। मरकरी सिस्मैग्नोमीटर, बीपी मॉनिटर जो है, ये भी ब्लड प्रेशर नापता है। ये यहाँ पर मैंने दे रखा है, देखिए ये वाली मशीन आप देख लीजिए, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास। ये इमेज दिखा रहा हूं, इसका मतलब याद हो जाए आपको, मरकरी वाला। एग्जाम में ये इमेज याद आएंगे, लिखा हुआ कंटेंट भूल जाएगा लेकिन इमेज नहीं भूलेगा दोस्तों। एरोइड सिस्मैग्नोमीटर ये वाला आपका है। डिजिटल बीपी मीटर, ये आजकल आ गया है, डिजिटल वाला लपेटिए ऐसे तुरंत अंक में बताने लगता है, सब लोग नाप लेते हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे। यह था आपका दोस्तों रक्त से संबंधित टोटल डेटा। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? हु वाज गिवन द द्रोणाचार्य अवार्ड 2022? तो द्रोणाचार्य 2022 अवार्ड दोनों शिफ्ट, तीनों शिफ्ट में पूछा गया था प्रश्न, और ये लगातार रिपीट कर रहा है, मुझे उम्मीद है कल भी पूछेगा, तो मैं टोटल इसका यहां पर निपटारा कर दे रहा हूं। पहले तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा वाला बहुत पूछ रहा है कि रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2022 के दौरान कोच राज सिंह को, जीवन जोत सिंह तेजा को, मोहम्मद अली कमर को, शुमा सिद्धार्थ जो है सिरूर को, सुजीत जो है मान को, दिनेश जवाहर लाड को, दिनेश जवाहर लाड जो परीक्षा में आया हुआ था, विमल प्रफुल्ल घोष को अपने खेलों में खिलाड़ियों को तैयार करने और उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया था। पढ़ते रहते लेकिन देखते नहीं है, लेकिन इमेज यहां लगाया हूं ताकि आपके माइंड में याद हो। यही है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसको ध्यान दीजिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके सामने है। चलिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट मार के रिवाइज कर लीजिए दोस्तों। मैं एक एक बार तो पढ़ ही दे रहा हूं आपको बोलकर जोर जोर से, लेकिन आप एक दो बार और रिवाइज करेंगे, रोक करके देखिए आगे पीछे, आपको याद हो जाएगा। अगला, धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कितने नंबर पर शामिल किया गया है? यह दोस्तों जो मैं एनालिसिस दे रहा हूं, असल में ये एनालिसिस तो एक बहाना है, आपको पूरा जीएस और स्टैटिक जीके उस टॉपिक से संबंधित रटवा देना है मेरा मकसद, क्योंकि मुझे पता है कि यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं। आप तमाम नोट्स और तमाम चीजें पढ़ रहे हैं, वो उससे आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये जो आ रहे हैं टॉपिक, उन टॉपिक्स को खोल करके आपको दे दे रहा हूं, तो यहां से प्रश्न बनेगा और डेली बन रहा है। एनालिसिस से मेरे प्रश्न 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, 8 प्रश्न डेली आ रहा है।
40वां विश्व धरोहर जो है धौलावीरा को शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिए। हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 में चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑफलाइन बैठक में शामिल किया गया। तो यह पूछ सकता है कि कहां, पहले दिन देखिए पूछा धौलावीरा कहां पे है, तो हमने गुजरात बताया था, तो गुजरात में देखिए 22 को पूछा था। आज पूछता है कि चौथे नंबर पर है। अब यह आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कि किस बैठक में शामिल किया गया, बैठक ऑफलाइन थी कि ऑनलाइन। आगे और बढ़ेंगे तो बताएंगे कि हमारा देश विश्व धरोहर स्थल की सूची में सुपर 40 में सुपर 30 सुपर 40 कितने में शामिल है, तो सुपर 40 में शामिल हो चुका है। यह ध्यान दीजिए। धौलावीरा देख लीजिए, यहाँ पर आप घर बैठे फिलहाल अगर मौका पाएगा सिलेक्शन के बाद और शादी वगैरह हो तो धौलावीरा और सारे वीरा घूमिएगा। खैर, हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। हड़प्पा के सारे स्थान एक बार रिवाइज करा दूं आपको। लोथल बंदरगाह प्रमुख गुजरात में है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां जहां मिली थी राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में है। बनवाली हरियाणा में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है, इधर का जो है सबसे जो है पूर्वी इलाका जो है। सूतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कोट दीजी सिंध प्रांत में है। चंद हुदड़ो पाकिस्तान में है। सूतकोतदा जो है गुजरात के कच्छ जिले में है। इंपॉर्टेंट लोथल ध्यान दीजिए, कालीबंगा ध्यान दीजिए, आलमगीरपुर ध्यान दीजिए और सूतकोतदा, इनको याद रखिए, पूछ सकता है दोस्तों। सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए, हमारा भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए ताकि मैं और भी अधिक से अधिक वीडियो लाकर आपका परीक्षा में मदद करूं। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ खानवा फॉट, समझिए किसके बीच फॉट किया गया, लड़ा गया दोस्तों? तो बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा, यह तो उत्तर है कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। प्रश्न जो आया है छोटा सा है, आपने उसका उत्तर जान लिया, जो है मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया। यह दूसरा युद्ध था, यह तो फैक्ट था। आइए बाबर के द्वारा, अब मैं जो आपको आज पढ़ना क्या है कि बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख युद्ध लड़े गए और बाबर का निपटारा किस युद्ध में हो गया। तो एक ट्रिक बहुत फेमस है, सब लोग यही बताते हैं, मैं भी वही सोचा कि बताऊं, क्योंकि आपको याद भी हो, शायद आप जानते भी होंगे, आप तो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ब्रिलियंट हैं, आप जरूर जानते होंगे, मुझे विश्वास है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। रट लीजिए, 26, 27, 28, 29, 30, इससे जबरदस्त ट्रिक नहीं मिलेगी। यह बहुत ही लीजेंड ट्रिक है और हमारे भी मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था तब से चली आ रही है दोस्तों, तो ये एकदम चलती हर जगह। इससे प्रश्न 1 नंबर मिल जाएगा आपको। 1526 में जो है पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ। 27 मतलब 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा जो पूछ चुका है। 28 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ जो पूछ सकता है। 1529 में घाघरा का युद्ध जो है महमूद लोदी के साथ। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई दोस्तों, काम समाप्त इनका। इसके बाद हुमायूं आ जाते हैं। और इनका ट्रिक भी एक और पूछता है कि इनका क्रम क्या था, तो मैंने कल भी बताया था, बहु सकमत कर जहां शाह और जफर। दोस्तों समय ही नहीं पाता, उन्हें तो ट्रिकी वीडियो तो 2-4 मैंने बनाया है चैनल पे, समय पाता तो आपके लिए ट्रिकी वीडियो भी बनाता, लेकिन फिलहाल चाहता हूं कि क्लास में ही बोल दूं। बहु शक मत कर जहां शाह और जफर, क्रम क्या है? बहु से, बहु का मतलब बहादुर शाह जफर, हु से हुमायूं, शक से अकबर, जहांगीर, शाहजहां और से औरंगजेब, जफर से अंतिम शासक जफर। मुख्य मुख्य जो है मुगल बादशाहों का क्रम पूछता है, तो यह भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। यह देखिए इनका जो है महाराणा सांगा है और यह बाबर है, और युद्ध जहां लड़ा था वो भूमि, और युद्ध का दृश्य थोड़ा सा विजुलाइज करिए, याद हो जाएगा। चित्रों को देख करके समझने की कोशिश करिए, रटने से याद नहीं होगा, थोड़ा सा चित्र, कुछ ट्रिक, कुछ चीजों का मेल, बस सब मिला जुला के परीक्षा पास। अगला प्रश्न आता है, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? इन विच आर्टिकल रिलीजियस फ्रीडम मेंशन्ड? आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। यह तो आज का प्रश्न था, अब यह आगे आएगा कि नहीं आएगा लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता थी, लेकिन आगे आएगा क्या वह आपके सामने रख रहा हूं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो मिले हैं वो सब देखिए। अब आपका जो है समानता, जो है समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, यह पूछेगा, जरूर जान लीजिए किसी शिफ्ट में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22 से 19 आने वाला। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, याद रखिए। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 जो कि आज पूछ चुका है, इसके पूछे जाने की संभावना कम है, और जो ज्यादा पूछने की संभावना अब इसके अगले बगल घूमेगा।
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद 32, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। जब हम मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसी के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। 5 रिटें आप जान लीजिए, उत्प्रेक्षा वगैरह, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो सब जान लीजिए। ट्रिक भी मैंने यहाँ पर जो है खोज करके लगाया है, समस्त शोध संस्कृति उपचार, समस्त शोध संस्कृति उपचार के लिए। भाई संस्कृति और उपचार के लिए सारे शोध किए जाते हैं, इसी पे अपना आप याद कर लीजिए। वीडियो रोक करके मैं एक बार इसको क्लियर कर दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यह इमेज आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों लगाया दोस्तों, यह इमेज गुलामी का प्रतीक है। यह इमेज हमें जो है कोई इस तरह की बेड़ियों में न जकड़ पाए। जब अंग्रेज कुछ दिन तक हमारे ऊपर शासन किए, मुगल सत्ता कुछ दिन तक काबिज रही, तमाम चीजें, लेकिन हमें आजादी यही अनुच्छेद जो है 14 से लेकर के 32 तक के अनुच्छेद इन बेड़ियों को 2 मिनट में नस्ता नाबूद कर देने की शक्ति रखते हैं न्यायालय द्वारा। यह इसका मौलिक यही अंतर है। मौलिक अधिकार इतना जबरदस्त आइटम है कि ऐसी ऐसी बेड़ियों को तोड़ करके आज आजाद हवा में सांस लेने के लिए हमें देता है। यह प्रतीकात्मक इमेज है ताकि आपकी भावनाएं थोड़ी सी इस अनुच्छेदों के प्रति जागृत हों और ऑटोमेटिक आपको याद होगा। मेरा मेन मोटो यही रहता है। अगला प्रश्न देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था? विच अवार्ड डिड उस्ताद जाकिर हुसैन गेट इन 2023? गणतंत्र दिवस 2023 के पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों का ऐलान कर दिया गया। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? पद्म विभूषण। ये पूछ दिया था, अब ये पूछेगा कि नहीं आगे गारंटी नहीं है। अगला प्रश्न पूछने वाला जो है, ओआरएस के जनक दिलीप महालनोबिस को, ओआरएस जिन्होंने बताया था, महालनोबिस को पद्म विभूषण दिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन के एक पूछ दिया है, तो अब दूसरा पूछने वाला है। मुलायम सिंह यादव वाला शायद पूछ दिया मरणोपरांत पद्म विभूषण, लेकिन इसको भी ध्यान रखिए, रिपीट कर सकता है। पद्म पुरस्कार की सूची और देख लीजिए, पद्म पुरस्कार 2022 की सूची भी देख लीजिए। सुश्री प्रभा अन्य कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के, श्री राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश के, जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा उत्तराखंड, प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत, हेलीकॉप्टर जिनका क्रैश हुआ दोस्तों, उनके जगह पे जो है अनिल चौहान साहब आए सीडीएस बन करके, यह भी प्रश्न में आ सकते हैं। कल्याण सिंह मरणोपरांत लोक कार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जो है लोक कार्य जम्मू कश्मीर के रहे हैं ये। विक्टर बनर्जी कला पश्चिम बंगाल के रहे हैं। गुरमीत बाबा मरणोपरांत पंजाब के रहे हैं। ये भी ध्यान रखिए कला क्षेत्र है। इसके बाद कुछ और पुरस्कार, एबल पुरस्कार जो है, एबल पुरस्कार अमेरिकी गणित डेनियस पार्ले सुलिवान को है। प्लित्जर जो है, प्लित्जर आर्किटेक्चर का जो पुरस्कार है, एक प्लित्जर अलग होता है पत्रकारिता वाला, लेकिन प्लित्जर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 है फ्रांसिस कैरो को मिला है। मिस वर्ल्ड जो है कैरोलिना बिलावस्का को मिला है पोलैंड की। बोल्ट्जमान अवार्ड भौतिक विज्ञान प्रोफेसर दीपक धर को मिला है। दीपक धर ने बोल्ड कर दिया, धर के ऐसे ट्रिक बना लीजिए। इस्पात मंत्रालय के राज्यसभा पुरस्कार से राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, नॉर्मल ऐसे है, ये इंपॉर्टेंट है। जीडी बिरला पुरस्कार 2021 प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला है। तो सारे पुरस्कार लगभग मैंने अपने विचार से जो इंपॉर्टेंट था आपको कराया। स्क्रीन क्लियर करता हूं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक बार दोस्तों, और एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा टोटल आपको। फिलहाल उस्ताद जाकिर हुसैन को आज प्रश्न में आया था, बाकी अन्य आ सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर अ प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? रोज पूछता है यह प्रश्न दोस्तों, रोज मैं इसको पढ़ाता हूं। अब तो याद ही कर लीजिए। 42वां, मैं एक लाइन बताता हूं एकदम रटी रटाई। 42वां संविधान संशोधन, इसको एक साथ याद करिए मेरे साथ, बोलते जाइए वीडियो देखते हुए। 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 4A भाग में अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया। कहां पर? 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया। ये इसलिए लगा है, एक प्रश्न और पूछता है, जब हमारा संविधान बना तो उसका कौन सा भाग नहीं था? तो भाग 4A उसमें उस समय नहीं था, यानी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक अधिकार तो थे लेकिन कर्तव्य नहीं थे। अब यह जो है मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन से 2002 में एक और संविधान जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, 11वां। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना हमारा मूल कर्तव्य है, यह भी ध्यान रखेंगे। यह मौलिक कर्तव्य था। टोटल डेटा याद कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीन को एक बार क्लियर कर देता हूं। ये टोटल डेटा परीक्षा में बार बार पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी?
हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज, ये भी मैंने प्रश्न पहले बताया हूं। सत्यशोधक समाज का जो है अर्थ सत्य अर्थात सत्य की खोज करने वाला समाज। 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे समूह के रूप में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त कराना, यानी उनको मुक्ति दिलाना। और इनकी एक पुस्तक थी गुलामगिरी, और इसकी विचार गुलामगिरी सार्वजनिक सत्यधर्म में निहित थी, मतलब गुलामी को तोड़ देना। जो ये ज्योतिबा राव फूले हैं, और प्रथम महिला शिक्षिका जो है इनकी पत्नी, वह भी आपके सामने है। खैर, टोटल डेटा आपके सामने इनसे संबंधित है। गुलामगिरी को याद रखिएगा कि गुलामगिरी जो सत्यशोधक समाज का उद्देश्य भी था, और यही इनकी जो है ज्योतिबा फूले की किताब भी है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आगे यहाँ पे जो है परीक्षा वाला हाथ लगा सकता है। टीसीएस कैसे कैसे चल रहा है आपको ये समझना पड़ेगा। पहले ऑफलाइन पेपर एक बार छप जाते थे और वही रहते थे, लेकिन यहाँ ऑनलाइन वाले में ये लोग कैसे प्रश्नों को डिजाइन कर रहे हैं, एक चैप्टर से प्रश्नों को उठाएंगे, वहीं से अगल बगल से अपना देंगे। तो हम इनकी ही स्ट्रेटजी से आपको पढ़ाएंगे, ताकि ये अगर आगे आगे चले तो आप इनसे 2 कदम और आगे चले, इनको देखते हुए कि भैया हाँ मैं भी हूं। खैर चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश्ड? तो राजा राममोहन राय ने 28 अगस्त 1928 को, राजा राममोहन राय का टोटल फैक्ट आज आपको दे दूंगा, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज को द्वारकानाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा यह पूछेगा, ये लोग कम ध्यान देते हैं, द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर स्थापित किया था। प्रश्न पूछ देगा, क्योंकि ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय आज पूछ दिया है, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है कि किसके साथ मिलकर के राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर ऐसे देगा, तो द्वारकानाथ टैगोर सही उत्तर होगा आपका। अब फेमस प्रश्न राजा राममोहन राय का, सती प्रथा। सती प्रथा का प्रमाण ये भी पूछता है, गुप्त काल से 510 ईस्वी के आसपास मिलता है, जान लीजिए गुप्त काल से। साल 1829 में, माने 28 के बाद ये जो है राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के बाद आ जाते हैं सती प्रथा का काम करने। समाज सुधारक थे, पुनर्जागरण काल के जो है बहुत एक अग्रणी नेता रहे हैं। 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अगुवाई में राजा राममोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के अथक प्रयासों से सती प्रथा को भारत में पूरी तरह अमान्य घोषित कर दिया गया। इसी समय ठगी प्रथा, शिशु बलि। अब शिशु बलि का मतलब कि ये नहीं कि मेल चाइल्ड को नहीं मारते थे, जो लड़कियां पैदा होती थी उनको मार देते थे बच्चों की चाहत में, कि लड़का मतलब उनका था कि मेल चाइल्ड हो, जो फीमेल चाइल्ड होती थी, गर्ल चाइल्ड होती थी, उसको मार देते थे। तो उस पर भी रोक लगाई गई, ठगी प्रथा पर रोक लगाई गई। यह देखिए सती प्रथा का एक आपके सामने भयावह दृश्य भी दिखाया प्रतीकात्मक, ताकि थोड़ा सा आप इससे जुड़े, इमोशंस आपके समझ में आएगी सती प्रथा और ये राजा राममोहन राय, इनको देखिए। अगला प्रश्न इसमें आता है आर्य समाज, तो आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। अब एक मैं जो अपने याद करने के लिए ट्रिक सोचता था वह आपको बताऊं। जैसे अगर पूछती है, ट्रिक आप दिमाग में बनाइए कि ब्रह्म समाज राजा, कैसे याद करें? ब्रह्मा, राजा जी ब्रह्मा है, ब्रह्मा है जो राजा, आर्य है जो दयावान। आर्य क्या है दोस्तों? आर्य आए थे तो दयावान है, तो दयानंद सरस्वती है ना। प्रार्थना करते हैं आत्मा से, किससे करते हैं? आत्मा से, तो आत्माराम पांडुरंग। और सत्य शोधक समाज अगर ज्योतिबा राव फूले वाला, तो सत्य की ज्योति बुझती नहीं है, सत्य की ज्योति हमेशा क्या रहती है? जलती रहती है, तो ज्योति से ज्योतिबा फूले। खैर ट्रिक तो बहुत सारे मेरे पास है, लेकिन बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। याद मेरे साथ एक बार फिर से याद करिए, ब्रह्मा है जो राजा, ब्रह्म समाज हो गया। सत्य है ज्योति, यानी सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले हो गया। आर्य है दयावान, यानी आर्य समाज दयानंद सरस्वती। प्रार्थना आत्मा से होती है, हाँ बिल्कुल आत्मा से होती है, तो आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज। राम कृष्ण, राम और कृष्ण मिलेंगे तो विवेक बढ़ जाएगा, बुद्धि आपकी, तो विवेकानंद। गजब का ट्रिक है, याद कर लीजिए, प्रश्न में आएगा, हर बार 1 नंबर दिला करके जाएगा। हाँ, अब आपके हिसाब किताब का प्रश्न आया है दोस्तों, रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया? फिलहाल आप अपनी नजर को रजिया सुल्तान से हटा करके कंटेंट पर लेकर आइए। व्हेन वाज रजिया सुल्तान रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन? रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी। सन 1236 से 1240 के अंत तक दिल्ली के दरबार में शासन किया। सन 1240 में गद्दी से इसे हटा दिया गया। अब हटाने का क्रम समझ लीजिए कि कैसे थोड़ा सा हटाया गया, तो जानिए। क्योंकि देखिए फैक्ट याद कर लेंगे, रजिया सुल्तान को कब हटाया गया? 1240, भूल जाएंगे। थोड़ा सा जब उससे जुड़ जाएंगे चीजों से, 2-4 लाइन आगे पीछे का, तो वो नहीं भूलेगा। तो विद्रोहियों ने, जो इसके विरोधी थे, विद्रोहियों ने जो है रजिया के भाई, इसका सगा भाई जो है बहराम को सुल्तान घोषित कर दिया। इसी समय रजिया ने
अल्तुनिया को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके स्वयं को बंदी गृह में से मुक्त करा लिया। जैसे अभी आपको आकर्षित कर रहे वैसे जो है अल्तुनिया को भी आकर्षित कर लिया था। फिलहाल अभी आपको परीक्षा की तरफ आकर्षित होना है। अल्तुनिया की सहायता से उसने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और 1240 ईस्वी में कैथल के समीप रजिया बहराम में जो है बहराम के उसके द्वारा जो है पराजित हो गई। यह ध्यान रखिए इसको। रजिया फंस गई गुंडों में, आपने सुना होगा। चलिए, हाँ, रजिया अपने सौंदर्य से आकर्षित कर सकती थी। थोड़ा सा मूड रिफ्रेश करिए और अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए दोस्तों। लाइक बटन जरूर दबाइए। हिंदी के कुछ प्रश्न मिले थे, हालांकि मैं हिंदी का विश्लेषण बहुत कराने में विश्वास नहीं रखता हूं। हिंदी के प्रश्न इजी आते हैं, आप कर भी लेते हैं, इसमें कोई मुझे विश्लेषण कराने में दोस्तों उन प्रश्नों में मजा आता है जो प्रश्न डेटा से संबंधित हो, स्टैटिक से संबंधित हो, थोड़ा कठिन लेवल के हों, ताकि आपको मदद मिले। फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। चापलूसी का पर्यायवाची चापलूसी, चाटुकारिता, मिन्नत, समाजत और उल्लाप आप अच्छे से जानते हैं। खेत खाए गदहा, मार खाए जुलाहा का अर्थ प्रयोग है निरपराधी को दंडित करना। वही हाल है कि क्लास में बैठे बैठे कांड कोई कर दे दूसरा, और जब टीचर आए तो नाम बता दे दूसरे का, बेचारा पीटा जाए। तो वही हाल है, खेत खाए गदहा, मार खाए जुलाहा। बहुत मजेदार ये जो है मुहावरा आया था अर्थ प्रयोग को। तोता का पर्यायवाची पूछा था दोस्तों, तो तोता का भी जान लीजिए कीर, सुआ, सुग्गा, फलादन, सुआ, मिट्ठू। भैया तमाम है, आप एक बार वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए। इसको मैं पढ़ के आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, पूरा वीडियो आप देख लीजिए। पर्यायवाची हिरण का, शेर का, तोता का, सर्प का एक बार याद कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। यहां से आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो सही उत्तर है मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। अब आप कहेंगे उत्तर मैंने नहीं लिखा है, मैं सीधे अपनी नृत्य वाली वीडियो जो मैं बार बार बताता हूं, स्टैटिक जीके में दोस्तों 2 ही क्लास चला ही पाया हूं और चलाना चाह रहा हूं, लेकिन समय अभाव में मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। फिर इसी में एग्जाम चल रहा है तो इस पे लगा हुआ हूं, कुछ भाई ड्यूटी भी तो है। तो मोहिनी अट्टम दोस्तों जो है केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कलाकार सादे वेशभूषा में होता है, प्रारूप भरतनाट्यम जैसा होता है। मैप पर पढ़ाने की मेरी आदत है, मैप के हिसाब से मैं इसको डिजाइन किया हूं स्पेशल तरीके से। केरल का लोकेशन देखिए और मोहिनी अट्टम देखिए, ट्रिक भी बताऊंगा, रुके रहिए। इस नृत्य को भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके सागर तट पे नृत्य किया था। यह प्रश्न पूछ चुका है और इसमें भी पूछेगा, एसएससी में पूछा है कि मोहिनी अट्टम में जो नृत्य किस देवता से संबंधित है, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके सागर तट पे नृत्य किया था, यह ध्यान रखिए। तो इसका नाम होगा मोहिनी अट्टम। अट्टम माने नृत्य। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार भारती शिवाजी, रागिनी देवी, तंकमणि, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। इन दोनों को तो आप जानते हैं, इनको तो याद ही रख लीजिए। शांताराव, शेषन मजुमदार और ये क्या है लिखे जो है नीचे से दिख नहीं रहा है, गाता है, इसको ध्यान रखिए। ट्रिक अट्टम, अगर अट्टम शब्द जुड़ा है तो केरल का है। इसी में भी और अट्टम केरल के कई जो है रामन अट्टम, कई अट्टम आते हैं, तो अट्टम कहीं नृत्य में दिख जाए तो केरल लगा दीजिए। और केरल को आप नीचे यहाँ देख ही रहे हैं, सबसे नीचे जो सुंदर नजारा है तो मोहिनी अट्टम, मोहने जैसा। भाई सागर तट पे विष्णु जी डांस करेंगे तो केरल में ही तो डांस करेंगे, सागर तट वहीं तो है, क्या यहाँ उत्तर प्रदेश में थोड़े नहीं करेंगे। तो खैर इसको आप याद कर लीजिए, मैप को एक बार देख लीजिए। स्क्रीन क्लियर करता हूँ, स्क्रीनशॉट लगाना चाहें तो लगा लें। खैर अगला प्रश्न, भावगीत लोकगीत किस राज्य से संबंधित था? अब यह प्रश्न दोस्तों मुझे असल में मिल नहीं पाया सही से, तो इसके लिए सॉरी। आप अगर इस प्रश्न को देखें, परीक्षा दिए थे या कहीं और एनालिसिस या कहीं से भी आपको मिला है तो कमेंट करिए, मैं उसको पिन कर दूंगा उत्तर सहित। खैर पहला इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 किसने जीता था? Who won the वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022? बिलियर्ड में भारत के प्रमुख क्यूबिस्ट पंकज आडवाणी ने कुआलालंपुर में 2022 आईबीएफ यानी इंटरनेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप जो है विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतकर विश्व मंच पर अपना 25वां स्वर्ण पदक जीता था। कुआलालंपुर ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर इन्होंने जीता हुआ है। उन्होंने अब हराया किसको? उन्होंने महवतन सौरभ कोठारी, कौन है दोस्तों? सॉरी, हमवतन सौरभ कोठारी, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक। हमवतन सौरभ कोठारी को एक तरफा फाइनल में 4-0 से हराकर लगातार 5वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। बिलियर्ड के प्रमुख भारतीय खिलाड़ी भी ध्यान रखिए, इनसे प्रश्न पूछ सकता है, दे देगा कि अब पंकज आडवाणी तो पूछ दिया, क्योंकि आज पंकज आडवाणी वायरल हो चुके हैं। अब पूछेगा अलग तो वो जान लीजिए। विल्सन जोन्स पढ़ लीजिए, इनके बारे में बिलियर्ड के हैं। माइकल फेरारा,
जो है गीत सेठी, इनके बारे में जान लीजिए। अगर आप चाहें तो इनके बारे में थोड़ा सा आप मोबाइल में गूगल वगैरह करके पढ़ लीजिएगा, इनके पुरस्कार देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा टीसीएस। अब आइए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार एक प्रश्न रोज पूछता है, आज उसको भी रिपीट करवा दूं, कई बार करवाया भी हूं एसएससी जीडी में, वो जीडी वाले लगातार इससे 1 नंबर लेते रहे बस इसी प्रश्न से। ये देखिए मैं अभी आगे रखा हूं, ये भी आपको बताऊंगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? NaHCO3 आप जानते होंगे, बहुत आसान है, कई बार पूछा है परीक्षा में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है, इसको ध्यान रखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने अपने मर्जी से डाल दिया है, ये भी पूछने वाला है, जान लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी में यही तीनों प्रश्न चले थे और तीनों मैंने यहां डाला और यहां भी यही चलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। आगे आइए, वो रासायनिक सूत्र जो हर परीक्षा में घूम फिर कर आते हैं, एक बार आपको रिवाइज करा दूं या नहीं, अगर आप लिखें तो लिख लीजिए इसको और याद कर लीजिए, यह प्रश्न आते हैं हर जगह। नमक NaCl जानते हैं, जल H2O आप जानते हैं, सुहागा का लंबा है इसलिए नहीं पूछेगा। हाइपो भी देख लीजिए, बहुत छोटे छोटे ही पूछता है। वाटर गैस H2O CO इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। लाफिंग गैस जरूर पूछेगा, N2O इंपॉर्टेंट है। लूनर कास्टिक AgNO3 इंपॉर्टेंट है। चूने का पानी CA ब्रैकेट में OH2, ये जान लीजिए। सिंदूर जो है इंपॉर्टेंट है, सिंदूर में सीसा होता है इसलिए इसको खाने के बाद मौत हो जाती है जहर की तरह। तो प्लम्बम, लेड का प्लम्बम होता है लैटिन नाम। Pb3O4 जान लीजिए सिंदूर का है। चूहा विष जिंक जो है जिंक फास्फेट Zn3Pb। गोबर साल्ट Na2SO4। सोरा जान लीजिए KNO3 पूछ सकता है। इसके बाद झूठा सोना तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यह परीक्षा में पूछता है, आपने भी कई बार देखा होगा। झूठा सोना जो है FeS। कैलोमल का जो है सूत्र जो है Hg2Cl। इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं एक बार टिक फिर से लगा दूं दोस्तों, अब यहां पर देख लीजिए। पहले तो आप जान लीजिए वाटर गैस इंपॉर्टेंट है, लाफिंग गैस है, चूने का पानी जान लीजिए, सिंदूर, और यहाँ पर झूठा सोना जान लीजिए, और चूहा विष पूछा हुआ है कई बार। इन प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न थे, आपको मैंने एक बार कवर कराया। बजट किस आर्टिकल से संबंधित है? इन विच आर्टिकल इज रिलीजियस, सॉरी ये लग रहा है इंग्लिश वाला जो है ट्रांसलेट नहीं हो पाया है, तो इसको आप ध्यान नहीं देंगे, पुराने वाले प्रश्न का पेस्ट हो गया यहाँ पर। खैर चलिए, बजट किस आर्टिकल से संबंधित है? थोड़ा सा दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक में हो जाता है, जानते हैं एडिटर महोदय भी हमारे कभी कभी जल्दबाजी में एक तो गड़बड़ कर देते हैं। बजट किस आर्टिकल से संबंधित है? संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाली वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है। इसी को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है और इसी को आप आम बोलचाल की भाषा में बजट दस्तावेज कहते हैं। बजट क्या था आप समझ लीजिए एक बार में, जो है फ्रॉम, हम इंग्लिश वालों को भी बोल देते हैं बजट इज रिलेटेड फ्रॉम विच आर्टिकल, यही पूछा है यहाँ पर, बजट किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो ये जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट को कहा जाता है। बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है लगभग 4-5 बार से बजट पेश कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला भी बन गई हैं। 2022-23 की क्या थीम रही है, बजट जो पेश किया गया उसमें क्या मेन चीज रहा है? राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद की 6.4% पर लक्षित है, यह याद रखिएगा। 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.9 पर संशोधित अनुमान से कम है। जीडीपी 6.8% के बजट अनुमान से कुछ अधिक है। तो यह था एक स्पेशल डेटा 2022-23 का जो पूछ सकता है। अब आइए बजट का कुछ प्रश्न जो बार बार पूछता है, यहां से थोड़ा सा आप देखना शुरू करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, आप वीडियो पर ध्यान दीजिए। भारत में बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन ने पेश किया था। पहला बजट जेम्स विल्सन ने बजट जो है ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था, इसको ध्यान देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. शठमुखी शेट्टी द्वारा पेश किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, लिखा तो ढेर सारा है, क्या क्या जरूरी है। जेम्स विल्सन 26 नवंबर 1947 को जो है तत्कालीन वित्त मंत्री भारत वाले जो है प्रथम आर.के. शठमुखी ये पेश करते हैं।
और इसके बाद स्कॉटलैंड के रहने वाले जेम्स विल्सन, ये इंपॉर्टेंट है। और बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। आज पूछा गया अनुच्छेद 112, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट था। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इंडेक्स का निपटारा एक क्लास में करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। ये तो रही खबर। और यह प्रश्न जो आज आया था, आगे आने की संभावना है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन आगे क्या आएगा वो बताता हूं। 2020 और 2021 में 5 साल की प्रगति की उलट एक राष्ट्र स्वास्थ्य शिक्षा औसत आय के मापक यंत्र मानव विकास में लगातार 2 वर्षों में गिरावट आई है। ये तो आप जान लीजिए डेटा। अब ये फैक्ट जो परीक्षा में आएंगे, ये वाले जो है सूचकांक, इनको एक बार आप ध्यान दीजिए। पहला है प्रेस की स्वतंत्रता 150वां, विश्व प्रसन्नता खुशहाली सूचकांक में जो है 136वां रैंक, वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां रैंक, पर्यावरण प्रदर्शन में 180 का 180वां रैंक सबसे लास्ट में है, विश्व प्रदूषित शहर का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली। इन सबको पांचों छह को याद रखिएगा दोस्तों। और एनालिसिस में थोड़ा कम ही दे पाता हूं, और भी मेरी इच्छा रहती है, लेकिन समय का भी थोड़ा देखना रहता है, आपकी वीडियो लंबा ना हो जाए। और आप बजट जितने भी सूचकांक है, मेरा एक सजेशन है कि आप एक बार सारा सूचकांक देख लीजिएगा, और उसे प्रेस करने वाली, उसे जारी करने वाली कौन सी एजेंसी है, कहां से जारी होता है, ये भी देख लीजिएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मालदीव भारत के किस दिशा में है? इन विच डायरेक्शन इज मालदीव फ्रॉम इंडिया? तो ये देखिए मैंने मैप लगाया है ताकि आपको याद हो जाए। तो ये देखिए भारत, पढ़ने से पहले थोड़ा इधर आइए देखिए, क्योंकि इसको मत पढ़िए अभी, अभी इसको ध्यान दीजिए। यह भारत है और यह देखिए मालदीव है। अब दिशा खींचते हैं तो ऐसे खींचते हैं, ऐसे दिशा खींचते हैं, यहां पर जो है इस तरह से। तो अब यहां पर हो जाता है आपका उत्तर यानी नॉर्थ, और यहां पर होता है साउथ, और यहां पर होता है ईस्ट, और यहां पर हो जाता है वेस्ट। तो अब देखिए यहां पर मालदीव है, यानी कि मालदीव की दिशा क्या हो जाती है दोस्तों, कि अब अगर यहां से देखते हैं तो एक टापू, अगर यहाँ पे ये है मालदीव और ये दक्षिण है और यह पश्चिम है, तो यह दिशा मालदीव की हो जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए यहाँ पर, मालदीव या मालदीव द्वीपों का समूह है। आमतौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो मिनिकॉय आइसलैंड और चागोस आर्किपियागो, यहाँ यही देखिए मिनिकॉय और चागोस आर्किपियागो दोनों है, के बीच 26 प्रवालों की एक दोहरी चेन, जिसका फैलाव भारत के दक्षिणतम टीपू की उत्तर दक्षिण दिशा से बना हुआ है। तो भारत का जो दक्षिणतम जो है टापू, जो दक्षिणतम टापू है, उसके अगर दक्षिणतम टापू की बात करें तो वहां से उत्तर दक्षिण आ जाता है। तो यह मालदीव है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर मैप में आप इस तरह से बात करें तो ध्यान दीजिए, यह जो है मैप है, और ये इंडिया आप देख लीजिए। इंडिया से अगर मुख्य भूमि से पूछे, क्योंकि अब ये वाला तो पूछ चुका है, अब ऐसे पूछे तो पड़ोसी राज्य में सबको देख लीजिए। यहां पर आपका दक्षिण में पूछे तो श्रीलंका, इसके बाद यहां पर पूछे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे चीन और तिब्बत पड़ जाता है, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यह पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? हमारे साथ एक बार बोल दीजिए, जो है श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, इतने जो है पड़ोसी देश। इनकी दिशा भी देख लीजिए। यह जो है पूछे तो पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में, आप ध्यान रखेंगे उत्तर और पश्चिम में। यह पूछे तो अफगानिस्तान भी उत्तर पश्चिम में लगभग है, या उत्तर आ सकता है। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, क्या ऑप्शन है, उत्तर पश्चिम भी आ सकता है, उत्तर भी आ सकता है। चाइना की बात करें तो उत्तर पूर्व में है। नेपाल की बात करें तो पूरी तरह से जो है पूर्व में मानिए इसको, और उत्तर पूर्व भी दे सकता है ऑप्शन में, जो ऑप्शन में रहेगा वो सही हो जाएगा। म्यांमार की बात करें तो पूरी तरह से पूर्व में है एकदम अच्छे से। बांग्लादेश भी पूर्व में है। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, यह दिशा है। ऐसे मैप की दिशा चलती है। यहाँ पर नॉर्थ रहता है, यहाँ पर साउथ रहता है, ईस्ट रहता है और वेस्ट रहता है। एक बार वर्ल्ड मैप वगैरह देख करके देशों को जाइएगा। मालदीव पूछ दिया, वो नहीं पूछेगा, अब अन्य वाले पूछेंगे। अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? विच प्लेस ऑफ आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर माइका? आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। आइए, ये तो रहा उत्तर, नेल्लूर वाला। यह अब परीक्षा में पूछने की संभावना कम है, जो कि मेरा यह मानना है जो पूछ दिया है उसको एक बार देख लीजिए। वह सबको याद है, आपको भी याद हो गया है, लेकिन जो नहीं पूछा उस पर विशेष फोकस मेरा रहता है। विश्व के सबसे बड़े अभ्रक उत्पादकों की सूची में जो है भारत 8वें स्थान पर है। यह पूछ सकता है कि भारत का अभ्रक उत्पादन में कौन सा स्थान है। इन द प्रोडक्शन ऑफ अभ्रक या माइका, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड, यह पूछ सकता है। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य, अगर यह क्रम कभी पूछे कि
इनको सजाइए। खनिज रीजनिंग, खनिज उत्पादक राज्य तो पहला उड़ीसा, दूसरा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। राजस्थान में यूरेनियम वगैरह खोजा गया, ये भी ध्यान दीजिए, अभी मैंने कल वाले भी सेशन में बताया था। अब आइए देख लीजिए कि कुछ ऐसे जो है उत्पादक राज्य जिनसे प्रश्न बनता है। जस्ता उत्पादन में प्रथम राजस्थान, सोना में कर्नाटक, बिल्कुल केजीएफ आपको याद होगी, केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड मूवी, ध्यान दीजिए 1 नंबर तो केजीएफ वाले रॉकी भाई दिलवा देंगे आपको। चांदी के उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे, तांबा के उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे आगे, एमपी तांबा। सीसा में राजस्थान, वही सीसा जस्ता है इस राजस्थान में। थोरियम में केरल, थोरियम बहुत महंगा आइटम है, थोरियम जानते हैं। अभ्रक में आंध्र प्रदेश जो आज पेपर में आ चुका था। झारखंड जो है कोबाल्ट में। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है दोस्तों, तो अभ्रक को तो छोड़ दीजिए, आंध्र प्रदेश सब लोग जान चुके हैं, वायरल आइटम चल रहा है, और इन सबको आप स्पेशली याद कर लीजिए ताकि आपका परीक्षा में, देखिए दोस्तों जो पेपर सब लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो आप भी करेंगे नॉर्मल, उसको ना छोड़िए, लेकिन जब लोगों से हट के आप कुछ प्रश्न हल करेंगे तो वह मेरिट में आएगा, और मैं हट करके डेटा जरूर दूंगा। टोटल आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इसको क्लियर करता हूं, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न की संख्या आज जो है खत्म। 23 फरवरी 2023 के प्रश्नों को एक बार फटाफट रिवीजन 1 मिनट में रिवाइज कराऊंगा, जैसा मैंने शुरू में वादा किया था। तो आइए देखते हैं क्विक रिवीजन। गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो उनकी उम्र क्या थी, तो उनकी उम्र दोस्तों उसमें 45 साल थी, जो कल बताया गया। अगला, सानिया मिर्जा ने हाल ही में संन्यास लिया, वे किस खेल से संबंधित है, टेनिस खेल से। अगला, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब था, तो खिलजी वंश का शासनकाल जो है 1290 से 1320। पहला राज्य जिसमें यह फार्मूला 1 रेस होने वाली है, तो हैदराबाद, कल बताया गया था। सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, तो सबसे लंबी ट्रेन अगर दूरी वाली बात करें, यात्रा करने वाली, तो विवेक एक्सप्रेस है। मालगाड़ी की बात करें तो सुपरफास्ट की है, और स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन चला है। तीनों फैक्ट जानिए। 2023 में राजकोषीय घाटा 2022 से कितना अधिक है, तो इसके बारे में भी आपको टोटल डेटा दिया गया है, ये आपको सामने यहाँ दिया गया है, ये है। इस बार राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो ये जो है राजीव गांधी सेंटर जो है आर्केड जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। आधुनिक आवर्त सारणी में 117 परमाणु क्रमांक किसका है, तो 117 परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों टीएस यानी टेनेसाइन का है। अगला है, भारत का प्रथम जयमंडल किस गांव में स्थापित किया गया था, तो त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है, सूर्य कुमार यादव जो है क्रिकेट से संबंधित है, T20 के प्रारूपों में खेलते हैं। जातिगत जनगणना किस राज्य में शुरू हुई है, बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुई है, और कर्नाटक और कहां पर, राजस्थान में हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 137 से 145 के बीच में पुनर्विचार करने का अधिकार है। ऑप्शन में जो रहेगा उसको सही करेंगे। एक और आया था 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है, इसको ध्यान देंगे। के फोन क्या है, तो के फोन और एक और है सी स्पेस, यह दोनों जो है केरल के हैं। के फोन जो है इंटरनेट सर्विस है, इनका इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस है केरला की खुद की अपनी, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड पीपुल। और सी स्पेस जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म है, कल बताया हूं डिटेल में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए हैं, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किए गए हैं, इसको ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण और हरियाणा ने 41 स्वर्ण पदक पूछा है। ये कल टीजीटी परीक्षा, केवीएस वगैरह में भी कई परीक्षाओं में पूछा था। मेरे कई साथी बता रहे थे कि खेलो इंडिया से प्रश्न आ रहे हैं, तो आप में भी अब आने वाले हैं अगली शिफ्ट में, जान लीजिए। अगला, 2023 में राजकोषीय घाटा 2022 से कितना, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न, इसका वहां पर डेटा मुझे नहीं मिल पाया था, तो यह जो है 5.9% रहने का अनुमान है, और 2022-23 में यह घाटा 6.4 था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अगर अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा। पूरा डेटा आपको दिया हुआ है। अगला जो है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस का है, ये है। अगला, काकरापार परमाणु बिजली शक्ति गृह जो है गुजरात में है। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था, तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से, किस देवता से संबंधित है, तो राधा कृष्ण और विष्णु से संबंधित है और मणिपुर का है, और झावेरी बहनें प्रमुख इसकी नर्तक हैं। अगला, अनुच्छेद 19B वही रिपीट कर रहा है, बार बार मैंने बताया था, तो 19B जो है बिना हथियार सभा करने की आजादी। वो जो लड़के वाली कहानी बताया था कि बेरोजगार लड़का रहता है जो वो पहले अपना बोल बोल कर बात पहुंचाता है, फिर जो है बिना हथियार सभा करता है, फिर संघ बना लेता है, पूरे देश में घूमता है और वहीं बस करके व्यापार करने लगता है। उस छोटी सी कहानी को याद रखिएगा, क्रम से आपको याद रहेगा। अगला, T20 सीरीज 2023 में भारत के कप्तान कौन थे, तो हार्दिक पांड्या। भारत ने हाल ही में विश्व बैंक से कितना लोन लिया है, तो यह जो है विश्व बैंक से लोन कहाँ गया, 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर लिया हुआ है भारत ने आयुष्मान भारत स्कीम के लिए, इसको ध्यान रखेंगे। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र से, और बिस्मिल्लाह खान शहनाई और शिव कुमार शर्मा संतूर से।
टीसीएस के नए पैटर्न पर क्या क्या रिवाइज करें दोस्तों, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो रिवीजन में नृत्य आप अच्छे से देख लीजिए, नृत्य के बाद संविधान में आप अनुच्छेद जान लीजिए कि भाग 5 तक तो आप याद ही कर लीजिए। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार बार बार पूछेगा, 1 नंबर यहां से आपको मिलने वाला है। इसके बाद पुरस्कार जो बेटे हैं, पद्म पुरस्कार देख लीजिए, T20 देख लीजिए, खेलो इंडिया गेम देख लीजिए। यही था टीसीएस का नया पैटर्न। रीजनिंग मैथ वगैरह में भी वही हाल है कि आपको सब कुछ लगभग एक बार देख करके जाना है, चाहे डीआई हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो। मैं तो रीजनिंग मैथ का एनालिसिस नहीं करवाता हूं क्योंकि दोस्तों अकेला पड़ जाता हूं और उस पर बहुत वर्क करना पड़ता है। तो अब इसी में मुझे देर हो जाती है वीडियो लाने में, उसमें तो और टाइम हो जाएगी। तो इन चीजों को आप रिवाइज करिए, यही है इसका मेन फैक्ट। आगे आइए, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें। तो अटेम्प्ट का दोस्तों सिंपल सा फंडा जान लीजिए। अगर आप तैयारी अच्छी है, अब मैं क्लियर बताऊं आपको यहां पर कोई पूरा एकदम निष्पक्ष तरीके से, कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जितने प्रश्न आ रहे हैं उससे 2, 4, 5 प्रश्न ही तुक्के पर जाइए। अन्यथा तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ मामला डाउन है, तो आप मैक्सिमम प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए, निगेटिव मार्किंग या अन्य चीजों से न डरिए जब तक जो है। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, आपको लग रहा है कि हम एक जो है 60+ या 70+ हैं, तो अब ज्यादा नेगेटिव में जाने की कोशिश न करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर्स, और चैनल पर सब्सक्राइब तो जरूर करके जाइएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाता है, मुझे बहुत मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है। अभी दोस्तों एक कह लीजिए कि अपनी सैलरी से या जो मुझे वेतन मिलता है उस खर्च पर ये सारा काम चलाया जा रहा है। सबको जो है अपने साथियों से रिक्वेस्ट करके, कुछ साथी, ये प्रश्न एक आदमी का कलेक्शन दोस्तों ने, मेरे कई साथी जो चयनित हैं वो सब लोग इन प्रश्नों का कलेक्शन करना, उस पर डेटा लेना, कोई खोजना कहीं गूगल से, कहीं विकिपीडिया से, कुछ किताबों से खोज करके, सब लोग जब हम लोग कई लोग मिलकर इस पे काम करते हैं तब आप तक पहुंचता है। अभी सब लोग अपने व्यक्तिगत खर्चे पर एक काम चला रहे हैं, तो आपका सहयोग मिलेगा तो थोड़ा हम और बेहतर आपको दे पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन की जो है एनालिसिस के साथ, फिर इसी तरह दमदार एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए। सिलेक्शन एक दिन में तो नहीं होगा दोस्तों, लेकिन एक दिन जरूर होगा, यह मेरा वादा है। जय हिंद।